नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्क्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हमारा वीडियो का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है और यूपी ट्रिपल एससी या हमारे वनडे एग्ज़ाम जहां पर भी हिस्ट्री आती है हम उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम अपना आगे आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम मध्यकालीन भारत और इसके बाद हम आधुनिक भारत करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे से हम क्वेश्चंस यहाँ पर फटाफट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट आएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी हम बातें करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो आप सबको पता है ये ताम्र युग में किया गया था, पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया था। आपको पता है पूरा पाषाण काल में सबसे पहले हमने पत्थरों का प्रयोग किया था और हमने अपनी यहाँ पर हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इंसान ने सबसे पहले किसको पेट बनाया, किसको पालतू बनाया, तो पालतू जानवर सबसे पहले हमारा क्या था, डॉग, कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। आपको पता है हड़प्पा का एक बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल। जो आपका लोथल था ये आपका गुजरात में पड़ता था और भोगवा नदी के किनारे पर पड़ता था। और ये क्वेश्चन नंबर भोगवा नदी के किनारे पड़ता था और इसकी जो खोज थी ये जो है रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि जो नाचने वाली जो लड़की थी उसकी काश्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का यूज किया गया था। तो इसकी बात करेंगे तो इसकी ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका हम प्रयोग करते थे मोम लिपि ढलाई यानी कि कास्टिंग का हम प्रयोग किया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करेंगे, छठी पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा, तो इसको कहा था हिंदवी कहा था। आप सबको पता है जो ये लोग थे ये सै को है बोला करते थे और इसीलिए इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और सिंधु नदी के पास रहने वाले जो सिंधु नदी के पार जो लोग रहते थे उनको इन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ेंगे, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया था। आपको पता होना चाहिए इसमें केवल तीन जानवर थे आपके, और 3 जानवरों में कौन कौन थे, इसमें आपका बाघ था, गैंडा था और हाथी था, इसमें गायें नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नंबर 6 की बात करेंगे, हड़प्पा का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। देखिए हड़प्पा के जितने भी हमको यहाँ पर भाग मिले हैं सब 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन इसमें एक हमारा धोलावीरा ऐसा भाग था, धोलावीरा एक ऐसा भाग था जो 2 के बजाय 3 भागों में भी विभाजित था। देखो सब हम यहाँ पर आए हुए क्वेश्चंस सब हम रिपीट करते हैं, तो आपको फटाफट 2-2 3-3 बार इसको रिवाइज करना और ये आपके एग्जाम टाइम में इतना अच्छे से आपको ये बेनिफिट देगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र है क्योंकि कालीबंगा, रोपड़, लोथल, आपको पता है रोपड़ जो था, रोपड़ से आपको क्या क्या वस्तु मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मानव कंकाल मिले हैं, है ना, और कालीबंगा से आपको जोते हुए खेत मिले हैं, अंगरीकुड मिले हैं, ठीक है ना। और पाटलिपुत्र जो है ये आपका एक शिक्षा का स्थान था, ये इससे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, आपको पता है मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश का वर्ड दिया गया, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, तो इसको बोलते थे मृतकों का टीला। और आपको पता है मोहनजोदड़ो से ही सबसे बड़ा आपको क्या मिला है, एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, क्या मिला है, बहुत बड़ा एक बात मिला है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू पूछा है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, बिल्कुल सिंधु घाटी के जो लोग थे ये हमारा कॉटन का प्रोडक्शन करने वाले पहले लोग थे, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या था, ये जो है जो वुडन के बॉक्स होते थे इसमें अनाज नहीं, इनके लिए तो इन्होंने एक भंडागार बनाया था, ये हो नहीं सकता। और ये बाकी तो कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पूछा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहीं पर सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई। देखो अभी हमने पढ़ा था लोथल की खुदाई की गई थी SR राव साहब के द्वारा, SR राव, रंगनाथ जो हमने पढ़ा था SR राव के द्वारा ही इसकी खुदाई की गई थी। अगर हम बात करें दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी, बताएंगे मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की। और राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, आप एक बार मुझे ऑप्शन में इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखे हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था, तो ये मिला था आपका सुरकोतड़ा। कहाँ से मिला था, सुरकोतड़ा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब वैदिक सभ्यता से बात करते हैं, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होता है। देखो उपनयन से तात्पर्य होता है जो बच्चे के पवित्र जनेऊ को जब धारण कराया जाता है तो ये हमारा क्या होता है, उपनयन होता है। आपको पता होगा कि जब बच्चे पैदा होते थे तो उनके संस्कार किए जाते थे, तो उसी संस्कार में एक आता है उपनयन संस्कार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे, सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है। आपको पता है ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और हमारे पास कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है ब्राह्मण क्या,
वेदों के जो हमारे प्रोज जो होते हैं, जो हमारे गद्य प्रकरण होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अर्णक की बात करें तो अर्णक के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसका होता है वन में लिखा जाने वाला, जो जो वन में लिखा जाएगा उनको हम क्या बोलते हैं? अर्णक बोलते थे, ठीक है ना। चलिए, और उपनिषद का मतलब होता है, उप माने होता है समीप, निषद माने गुरु, गुरु के समीप बैठकर ही शिक्षा को ग्रहण करना हम बोलते थे क्या? उपनिषद बोलते थे। चलो खैर ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं नंबर 15, 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? यानी कि जो हम ज्ञान की बात करते हैं, तो आपको पता है जो उपनिषद होते हैं ये ज्ञान की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हमने बताया ना, गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करने क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? यानी कि ऋग्वेद की बात करें, इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंस दी गई वो किसको दी गई? आपको सबको पता है, ये हमारा इंद्र को दी गई है। आपको पता है ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,580 जो है रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमारे इंद्र जो है ये बरसात और तूफान के देवता माने जाते थे, इनका वर्णन किया गया है। पता है, पूछा गया बताइए प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इस आसान तो क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, सबको पता है प्राचीनतम वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद हमारा है। और आपको पता है अथर्ववेद के अंदर जादू टोना काला जादू वगैरह की बात की गई है ना। सामवेद में हमारे संगीत की बात की गई है, सारे गामा पाधा निशा जो ये वर्ड आते हैं सब कहाँ से आते हैं? हमारे सामवेद से आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? बिल्कुल सही बात है, अर्थशास्त्र में भी आता है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, आपको सबको पता होना चाहिए। मनुस्मृति में भी आता है, न्याय मीमांसा में भी आता है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण का मूल पाठ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे इसका आंसर होगा क्या होगा? यजुर्वेद होगा। क्या होगा? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद में कहलाते थे, लेकिन मैं कहूँ बताइए अथर्ववेद में क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था गोपथ ब्राह्मण। क्या कहा जाता था? गोपथ ब्राह्मण इनको कहा जाता था, ठीक है ना। अगर हम बात करें किसकी? यजुर्वेद की बात करें तो इनको तैत्तिरीय ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें आप इनको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सबको पता होगा, ये हमारा जो है सावित्री को, इसको सावित्री देवता को ये हमारा समर्पित है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और ये तीसरे मंडल में यहाँ पर निहित है गायत्री मंत्र, जो आप बोल रहे हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तो यही समर्पित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वाधिक प्राचीनतम जो पुराण है वो कौन सा? तो ये मत्स्य पुराण है ना। और कुल जो पुराणों की संख्या वो कितनी हमारी? 18 है। कुल पुराण कितने? 18। इसमें सबसे जो पुराना जो है हमारा पुराण वो क्या है? मत्स्य पुराण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें से जो योग वेद है वो हमारा उपवेद नहीं है, बाकी सब हमारी उपवेद की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? अभी मैंने बताया था ये हमारे किसके थे? वर्षा व चक्रवात के देवता हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चों लग रहा है कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है और हमको रिवीजन ज़्यादा करना है, तो मैं आपको इसके बाद जो UP-SSC के बाद जो आपके SSC TCS जो नए नए क्वेश्चन लेके आए मैं आपको सब कराऊंगा, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने एक बार लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल, आपको पता है हमारे पास 16 महाजनपद थे, और ऐसा हमें जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो होली जो लिटरेचर थे, जो उनके पवित्र ग्रंथ थे, वहाँ से हमको पता लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए, डॉक्टर का नाम बताइए, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। उनका नाम था जीवक। क्या नाम था उनका? जीवक नाम था। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात करते हैं। लिखा है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? आप सबको पता होगा, इनका क्या होता है? अहिंसा। ये अहिंसा में विश्वास रखते हैं। वैसे इसके 5 सिद्धांत होते हैं। कितने सिद्धांत होते हैं? 5। अहिंसा, झूठ न बोलना, अस्थिर चोरी न करना, और जो धन है संपत्ति उसका संचय न करना, और किसी स्त्री से संसर्ग की मनमानी न करने की, ब्रह्मचर्य का वो पालन करने की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? वेरी गुड। गौतम बुद्ध थे, पहली बात तो ये पैदा कहाँ हुए थे? तो ये लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, ये वहाँ पर पैदा हुए थे, ठीक है ना। और इन्होंने अपना लगभग 29 जब ये ईयर्स के थे, इन्होंने अपना घर को त्याग दिया था। और इनको जो है निरंजना नदी के किनारे, है ना, निरंजना नदी के किनारे इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे इन्होंने घर छोड़ा था उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। जब इन्होंने अपना घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, और इसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धम्म चक्र परिवर्तन। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? अपना सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। और गृह त्यागने की घटना को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसको आप देखते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था? देखो टोटल हमारे पास बौद्ध संगति हुई थी 4। कहाँ हुई थी? कितनी हुई थी? 4, ठीक है ना। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी हमारी, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगति हमारी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, पहली बौद्ध संगति हमारी हुई थी राजगीर में,
कहाँ पर हुई थी? राजगीर में। यहाँ लिखते हैं हम राजगीर में, ठीक है ना। तो हम 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हमने इसको बोला पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगीर में, तो हमने इसको राज बोल दिया। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? ये वैशाली में, तो ये हो गया वैशाली, ठीक है ना। तीसरी बौद्ध संगति हमारे पास कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में, है ना। कि कहाँ पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में, ये लो पाटलिपुत्र। और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हमारी कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। तो अभी देखेंगे राज जो है वैशाली को, है ना, घुमाने के लिए कहाँ लेके गया? कुंडलवन में लेके गया। तो राजगीर, वैशाली, और यहाँ से होगा क्या हमारे पास? पाटलिपुत्र। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा बच्चों? यहाँ से होगा हमारे पास कुंडलवन। यानी कि कुंडलवन कहाँ था? आपका कश्मीर में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख था? हमने बताया कितने थे? 16 महाजनपद थे। और बौद्ध ग्रंथ का जो था अंगुत्तर निकाय, है ना, इसमें बात की गई थी। और जैन धर्म का जो था वो क्या था? भगवती सूत्र। तो इन सब में 16 महाजनपदों की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ये कुशीनगर में लिया गया था। कहाँ पर लिया गया था? ये लिया गया था आपका कुशीनगर में, क्योंकि कुशीनगर में ही इनको महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु की घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। एक बार मेरे पास रिपीट करेंगे। जब भगवान बुद्ध ने अपना घर को त्याग दिया, उसको बोला गया महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, उसको बोला धम्म चक्र परिवर्तन। और जब इनको मृत्यु प्राप्त हुई तो इनको बोला गया, तो इस घटना को बोला गया क्या? महापरिनिर्वाण। तो अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर। तो ये कुशीनगर में इनकी 200 फीट की जो है ऊंची जो है प्रतिमा का स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये आपकी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था, निरंजन नदी के किनारे। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण, जो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए, बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो ये महाबोधि मंदिर था। महाबोधि मंदिर जो बिहार के गया जिले में था, तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने ब्लैंक में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ दिया था? आपको पता है धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब हो गया उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और ये सबको पता है। इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। चलिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उसने अपने सर्वाधिक जो उपदेश थे वे कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती के अंदर। 34, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण किया। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या था आपका? कुशीनगर था। क्या था आपका? ये कुशीनगर में किया था। 483 में इनकी महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु हो गई थी। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है, देखो 3 पिटक थे। एक तो आपका क्या था इसमें? अधिधम्म पिटक था, एक सूत पिटक था और एक विनय पिटक था। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटकों की बात की जाती है, अभिधम्म, सूत और विनय पिटक था। इसमें पूछा कौन सा नहीं था? तो ये उपशाखा पिटक यहाँ पर नहीं था। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखा तो ये किससे संबंधित है? हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाने लगा? उनको भगवान बुद्ध के नाम से जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है, क्यों? क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि बोध गया में तो इनको क्या हुआ था? इन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। बोध गया में इन्होंने क्या प्राप्त किया था? अपना ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा था? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश नहीं, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश नहीं दिया था, यहाँ पर सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कुशीनगर में हुआ था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर को ढंग से पढ़ेंगे इसको, है ना। चलिए 39, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, है ना। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं वे कहाँ पर दिए हैं? वे दिए हैं श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नंबर 40, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला क्या दिया था? अपना पहला उपदेश दिया था। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपको देखो इस तरह से चीज़ें याद होनी चाहिए कि आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैलव्य, जिसका क्या अर्थ है? वेरी गुड। अपनी जितेंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही क्या होता है? कैलव्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कैलव्य क्या होता है? अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैलव्य कहलाता है। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? देखो आपको पता है तीर्थंकरों के बारे में, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें जो तीर्थंकर थे वे भगवान महावीर थे। अगर हम बात करें पहले तीर्थंकर की, तो पहले तीर्थंकर हमारे कौन थे? ऋषभ देव थे, जिन्होंने क्या किया था? अपने धर्म की स्थापना की थी, ठीक है ना। 23वें तीर्थंकर की अगर बात करें तो 23वें तीर्थंकर हमारे पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
पहले तीर्थंकर देखिए कौन आ गए, पहले तीर्थंकर हमारे कौन थे, ऋषभ देव थे, है ना, मैंने बताया अभी, ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर। आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म में 3 रत्न हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, जो जैन जैन धर्म में 3 जो होते हैं, जो त्रिरत्न जिसको बोला जाता है वो होता है क्या, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सही आचरण। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट बात करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए कुछ मौर्य काल के बारे में बात चलते हैं। आपको यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पर आपको सब मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया यूपी ट्रिपल एस सी में, बताइए निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रिय प्रदर्शन। सब इस क्वेश्चन को जानते हैं। इसको सम्राट मौर्य अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो आपको नहीं पता हो। तो कौन थे वे थे हमारे, वे थे चरक। चरक हमारे उस टाइम के डॉक्टर हुआ करते थे, इनके दरबारी कवि इनके दरबार में रहा करते थे। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। इनका नगर पालिका सिस्टम बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं 48, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये चौथी हुई थी। कौन सी हुई थी, चौथी। देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखो 4 बौद्ध संगति मैंने आपको बताई थी कि ना, राज जो है वैशाली को लेकर कहाँ गया था, वो पाटलिपुत्र लेकर कुंडलवन गया था, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ हुई, तो आप इसको याद रखेंगे ए के। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो ये देखेंगे, ये जो हमारे अजातशत्रु साहब थे, अजातशत्रु के समय पर हुई थी। फिर के से याद रखेंगे आप, कालाशोक। फिर ए से आप नाम रखेंगे अशोक, और के से रखेंगे आप क्या नाम रखेंगे, जो हम पढ़ रहे थे वो थे आपके कनिष्क, ठीक है ना। तो ए के आप याद रखेंगे। तो ये अजातशत्रु थे, ये कालाशोक थे, ये अशोक थे, और ये कौन थे, कनिष्क थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए आगे लिखेंगे, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो सब जानते हैं, ये मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज थे। और ये कहाँ से आए थे, इन्होंने इंडिका इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, चरक संहिता संबंधित किससे है। आप सब जानते हैं चरक संहिता जो है संबंधित थी किससे, चिकित्सक से, है ना, चिकित्सक थे। और जो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था, आप अभी मैंने पढ़ा था, वो था चरक। चलिए 51, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती थी। तो आपको पता है उस टाइम पे जो मौर्य की अर्थव्यवस्था थी ये आपकी जो है कृषि पर निर्भर करती थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख था वो 13वें नंबर का शिलालेख था बच्चों, 30 नंबर का, क्योंकि इस पर जितनी भी जो इनकी युद्ध का वर्णन था, जो कलिंग युद्ध था, उसका सारा का सारा वर्णन ये 30 नंबर पे लिखा हुआ था। 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लिखा हुआ है, अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग की राजधानी थी वो कौन सी थी, वो थी बेटा आपकी तोशाली। तो उज्जैन ये आपकी उड़ीसा में पड़ती था तोशाली, तो यही आपकी राजधानी हुआ करती थी। चलिए आगे देखेंगे 55, निम्नलिखित में से किन के बीच तक्षशिला शहर, मतलब यहाँ पे नदियाँ पूछी गई हैं। तो ये आपका सिंधु और झेलम नदी पर है, और आपको झेलम नदी पर जो आपका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, वो भी आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके सम्राट विजय का उल्लेख करता है, हमें अभी पढ़ा, जो 13 नंबर का शिलालेख है, ये सबसे बड़ा भी है, और ये कलिंग पर जो विजय है उसका उल्लेख भी करता है। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है ना। और इसी भी बताया जाता है कि अशोक पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, उसने युद्ध नीति त्याग कर उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए 55 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित था। तो वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपका सारनाथ में स्थित था। कहाँ पर था, ये सारनाथ में स्तंभ था। कहाँ पर था, सारनाथ, उत्तर प्रदेश में सारनाथ था। इस स्तंभ पर 4 सिंह जो है पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए थे, और आपको पता है जो भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह लिया है वो भी यहीं से लिया है। चलिए आगे बात करते हैं, नंबर 58, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा उसको चाणक्य भी कहा जाता है, उसको कौटिल्य भी कहा जाता है, और उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त नहीं कहा जाता। याद है ना, इन्हीं की सहायता से इन्होंने जो है राजा बने थे, है ना, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं की हेल्प से क्या बने थे, राजा बने थे। मौर्य वंश की स्थापना करने में चाणक्य का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है बच्चों। 59 की बात करेंगे, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे, जो सहबाजगढ़ी है, सहबाजगढ़ी जो शिलालेख है, इस पर जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, इस पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। किस पे किया है, इस पर बात की गई है खरोष्टी लिपि की। चलिए, सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कौन सा है, वो 30 नंबर का, जिस पे कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 60, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था। तो आपको पता है उस टाइम हमारे पास क्या होते थे, स्तंभ हुआ करते थे। मौर्य काल का सबसे जो कला थी उसके सर्वोत्तम जो प्रतिमान था वो क्या था, आपका स्तंभ।
हुआ करता था। नेक्स्ट देखेंगे 61, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसमें जो कामरूप था ये साउथ का हुआ करता था, कामरूप नहीं था, ठीक है ना। बाकी कश्मीर, कर्नाटक और ये गुज्जर जो है ये सब जो है अशोक के साम्राज्याधीन हुआ करते थे। चलिए, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है। ये सब जो संबंधित है ये आपका मौर्य काल से है, ठीक है ना। और जो सांची स्तूप है आपको पता है ये हमारे किसी नोट के पीछे भी आता है, और ये जो है स्थित है कहाँ पर? सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन माना जाता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप सभी 21 जून को योग दिवस ही मनाएंगे, तो ये मनाया जाता है महर्षि पतंजलि के द्वारा, इसके जनक ही माने जाते हैं। 64 की बात करेंगे, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र, आपको पता है पुष्यमित्र ने किसकी? शुंग वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे राजा थे मौर्य वंश के, अंतिम राजा कौन थे? राजा वृद्धदत्त हुआ करते थे, उनकी हत्या की थी। उनके सेनापति जो पुष्यमित्र थे उन्होंने मार कर ही क्या की थी? शुंग धर्म की स्थापना की थी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कि इन्होंने जो है शुंग राजवंश, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, शुंग वंश की स्थापना की थी। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये किसके समकालीन थे? ये आपके पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? और ये अब अभी आप पढ़ के गए हैं, ये रहता था ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, जो आपके राजवैद्य थे, जो कुषाण राज्य के थे, वे थे चरक जी, है ना। चलिए 67, जो कुषाण थे मूलतः कहाँ से के निवासी थे? तो इसको आप मध्य एशिया मत लगा दीजिएगा, ये चीनी तुर्किस्तान से आए थे, लेकिन इनका कब्जा करने की जो थी उसमें असफल रह गए थे, फिर ये एशिया में जाकर बस गए थे, तो आप इसको मध्य एशिया नहीं लगाएंगे। ये कहाँ के निवासी थे? ये चीनी तुर्किस्तान के निवासी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न रूप में? आपको पता है चंद्रगुप्त जो सेकंड थे यही अपने रखते थे नवरत्न, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? ये थी कन्नौज की राजधानी। कहाँ थी? ये कन्नौज की राजधानी हुआ करती थी। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश का ही था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित था। चलिए 70 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन के दरबारी कवि हरिशेन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न जाने आयोग कितनी बार पूछ चुका है। तो ये समुद्रगुप्त के थे, ठीक है ना। हरिशेन किसके थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। 71, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो हमारे जो प्रसिद्ध डॉक्टर्स हुआ करते थे उनको बोला जाता था धन्वंतरी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे ये कौन थे आपके? इनको हम बोलते थे धन्वंतरी बोला करते थे। 72, विक्रम संवत की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो विक्रम संवत है ये आपका स्टार्ट होता है 57 ईसा पूर्व से। अगर हम इसके उल्टा हो जाएंगे शक संवत की बात करेंगे तो ये आपका 78 ईसा पूर्व से हो जाता है। कल से हो जाता है 78, तो याद रखेंगे 57 से विक्रम संवत और 78 से आपका क्या हो जाता है? विक्रम संवत आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा हुआ करते थे? सबको पता है ये जो है विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा हुआ करते थे। 74 की बात करेंगे, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इसमें से 5वां कौन सा था? देखो, पंजाब कन्नौज बंगाल बिहार उड़ीसा जो है इनमें अपना अधिकार किया था किसने? हर्षवर्धन ने, ठीक है। चलिए 75, वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है जिसको हम प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग में इन्होंने अपना महासम्मेलन का आयोजन किया था। 76, कन्नौज से पहले पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के था? हमने पता है जो अपनी राजधानी को थानेश्वर से लेके गए थे। कहाँ पर? थानेश्वर से कहाँ पर लेकर गए थे अपनी राजधानी को? कन्नौज लेके गए थे। तो जाहिर सी बात है कन्नौज से पहले वे कहाँ के राजा हुआ करते थे? तो थानेश्वर के हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? प्रभावती गुप्ता इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला शासक थी गुप्त काल की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा राजपूत वंश के बारे में बात करते हैं और ये आज का लास्ट रखेंगे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का था। तोमर वंश के संस्थापक थे अनंगपाल जी, ठीक है ना। तो इन्होंने तोमर वंश को जो है ये इनका शासक हुआ करता था। जयचंद के विश्वघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी, आप सबको पता है। इन्होंने धोखा किया था। तो जयचंद कब और कहाँ मारा गया? तो आपको पता है एक युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध, 1194 में हुआ था, तो यहाँ पर मारा गया था। आपको पता है जो ये त्राइन का पहला युद्ध था वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने
हराया था मोहम्मद गोरी को, और फिर 1192 में फिर दूसरा युद्ध हो जाता है जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज हार जाता है। इसके 2 साल बाद 1194 में आपका जयचंद के साथ युद्ध होता है, वो चंदावर का युद्ध होता है जिसमें इसको मार दिया जाता है। एटी की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर कभी शासन नहीं किया? तो ये था आपका राजपूत वंश, क्योंकि राजपूत जो वंश था ये दिल्ली के आसपास के इलाकों पर रहा करता था और यहीं पर, इसलिए कभी साउथ में नहीं गया। तो आज हम 80 तक क्वेश्चन रखेंगे। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फटाफट हम क्वेश्चन के रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो और यूपी ट्रिपल एससी या वनडे एग्जाम जितने भी होंगे जहाँ पर ये सब्जेक्ट आ रहे होंगे, जीएस में आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, सब आपको यहाँ से बहुत अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं वे आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपका काम होगा इनको एक एक बार 2 2 बार आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।